हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कल 9th की बुक से जो एमसीक्यू देख रहे थे उसमें का 2-3 चैप्टर बच गया था। वीडियो लंबा होने वाला था इसलिए मैंने रोक दिया बीच में। तो आज हम लोग उसको देखेंगे, लेकिन वो ये मान के चलिए 20-25 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टेक्स्ट सीरीज इसी में शुरू कर देंगे, ठीक है। कुल्ले देकर के आप लोग का 50-55 मिनट का वीडियो जो डेली होता है वो रहेगा। 50 क्वेश्चन होता है तो 50 क्वेश्चन से कम नहीं होगा, भले ही 2-4 क्वेश्चन ज्यादा हो जाएगा। आप लोग समझ लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग को क्या करना है, मैं आप लोग से हाल चाल पूछ लूं। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो गए होंगे। पढ़ाई लिखाई में आप लोग व्यस्त हो जाओ। एलटी की जगह निकल गई है, ठीक है। और जो लोग बीएड किए हों, बीएड के साथ में बीए में 3 साल गृह विज्ञान जिनका हो वो क्या है, फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग को क्या कर देना है, 30 नंबर का जीके जीएस आता है, ठीक। उसके लिए आप लोग को बहुत जान देने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा अपना सब्जेक्ट 120 नंबर का है और अगर 120 नंबर हम सही कर दे रहे हैं तो क्या 30 नंबर की हमें जरूरत है। और माइनस मार्किंग भी होती है, लेकिन ये बिल्कुल भी मैं नहीं कहूंगी कि आपको इस 30 नंबर की तैयारी नहीं करनी है। आपको 30 नंबर की तैयारी सामान्य लेकर के चलनी है। लास्ट में देखेंगे हम, अगर होगा मेरे पास अगर समय बचेगा तो मैं आज जीके जीएस की आप लोगों के लिए कभी कभार वीडियो लाती रहूंगी, ठीक है। तो फिलहाल क्या कर दे आप लोग, पहले तो 28 तारीख से जो भी 28 जुलाई से 20 जुलाई या 28 जुलाई से आने वाला है तो आप लोग देख लें, उसको फॉर्म पहले तो सबमिट कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, तैयारी में लग जाएं, क्योंकि एलटी ग्रेड की जगह क्या होती है, एलटी की नौकरी बहुत अच्छी होती है। और इसमें क्या है, निगेटिव मार्किंग भी होता है, ठीक है। क्या होता है, निगेटिव मार्किंग भी होता है। और क्या होता है मैम, इसमें इस बार प्री एंड मेंस दोनों होगा। क्या होगा, प्री एंड मेंस दोनों होगा। लेकिन क्या है, इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। क्या नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। जीआईसी में इंटरव्यू होता है, लेकिन इसमें क्या है, इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन प्री एंड मेंस होगा। मेंस में क्या करना होगा, मेंस में आप लोगों को विस्तार से नहीं लिखना होगा, उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेगा, उसमें भी आपको एबीसीडी ही करना होता है, ठीक है। फिलहाल आप लोग जान लिए क्या करना है। आप लोग फॉर्म आता है तो फॉर्म भर दो, आएगा तो मैं जरूर इन्फॉर्म करूंगी, ठीक है। अभी तो नोटिफिकेशन आया है। कितनी जगह है मैम, 2525 जगह है। किसकी, महिलाओं की। अभी सब्जेक्ट वाइज नहीं बताया गया है कि 2525 में से कितनी सीटें होम साइंस की रहेगी, ठीक है। ये चीजें कंफर्म होगा कब, 28 को या 20 को ये चीजें कंफर्म हो जाएगा। फिलहाल आप लोग इसकी तैयारी में लगे रहें और आप लोग अपनी तैयारी को, अब क्या है, अब चाहे तो आप लोग थोड़ा सा समय है विस्तार से भी पढ़ लें, क्योंकि एलटी में क्या है, निगेटिव मार्किंग होने की वजह से क्या होता है, मेरिट थोड़ी कम जाती है। और क्या है, जो सही होते 1/3 माइनस मार्किंग है, ठीक है। 3 क्वेश्चन अगर आप गलत कर दोगे तो एक सही आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल चलो, बहुत बातें हो गई, हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। क्या प्रश्न है, ये किस चैप्टर से है, पट्टी वाले चैप्टर से है। आप लोग को पट्टी मैंने 5 बजे वाले वीडियो में करा रखा है। जो लोग ना देखे हो देख लें कि सेंट झोली पट्टी किस में बांधते, गर्म से किस में देते, ठंडी से किस में देते हैं, तिकोनी पट्टी का प्रयोग कहाँ करते, वो सारा हम विस्तार से पढ़े, आप जाकर के पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सूखी मरहम पट्टी का कौन सा प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए, तैयार की गई पट्टियां। ऑप्शन बी, गाज या लिंट पट्टियां। ऑप्शन सी, संकट काल की पट्टियां। ऑप्शन डी, गर्म सेक की पट्टियां। आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या होगा। आप कहोगे मैम इसका आंसर होगा, क्या होगा, आप लोग बताते रहो इसका आंसर क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि वो क्या होगा उसका आंसर। तो आप कहोगे मैम ये हो जाएगा गर्म सेक की पट्टियां। कैसी होती हैं, गर्म सेक की पट्टियां होती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करें। आंतरिक रक्तस्राव को कम करने के लिए कौन सी पट्टी काम में लाई जाती, आंतरिक यानी इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा हो तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, ठंडे सेक वाली मरहम पट्टी करेंगे। सादा पट्टी करेंगे। ऑप्शन सी, सकरी झोली करेंगे। ऑप्शन डी, सेंट जॉन की पट्टी। आप बता दे क्या करेंगे। आंतरिक स्राव यानी इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा हो तो हम क्या करेंगे, आप इसका आंसर करें। हम आप लोग को कई बार ये चीजें बता चुके हैं कि जब आंतरिक स्राव होता है तो ठंडे सेक वाली मरहम पट्टी या इसी में क्या होता है, आइस चूसने के लिए दिया जाता है, यानी बर्फ दिया जाता है, ठीक है। ताकि क्या हो, ठंडे से चीजें क्या होती हैं, जमना शुरू हो जाती हैं, कोगुलेट होने लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बताएं, तिकोनी पट्टी किस गांठ से बांधी जाती है। ऑप्शन ए, साधारण गांठ। ऑप्शन बी, विशेष गांठ। ऑप्शन सी, रिफ गांठ। ऑप्शन डी, ग्रेनी गांठ। जो लोग ये सब गांठ के बारे में पढ़ना चाहते हो वो 5 बजे वाले वीडियो में जाकर के, पट्टी बनी हुई है, पट्टी थंबनेल होगा, उस पर फोटो भी लगी होगी, वो वीडियो जाकर के ओपन करके आप देख सकते हैं। 3 का क्या आंसर होगा, 3 का आंसर आप बता दें। आप कहोगे मैम
थर्ड का आंसर हो जाएगा रिफ गार्ड होता है। कैसा गार्ड होता है? रिफ गार्ड होता है। और रिफ गार्ड कैसा होता है ये आप लोग बता दें। इस तरीके का कुछ ऐसे गांठ होता है, यहाँ पे ऐसे फिर नीचे ऐसे होता है, हमें नहीं बनाने आया, ठीक है। यही क्या होता है? रिफ गार्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 4 बताएं। घाव पर रुई को यथासंभव बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? यथासंभव मतलब कि रुई है, ये घाव लगा हुआ है, इस पे हम रुई ऐसे रख दे रहे हैं, तो कैसे रुई अपने जगह पे बना रहेगा? जैसे जितना हो सके कैसे बना रहेगा? ऑप्शन ए गोल पट्टी द्वारा, ऑप्शन बी तिकोनी पट्टी द्वारा, ऑप्शन सी चौड़ी पट्टी द्वारा, ऑप्शन डी लुढ़की पट्टी द्वारा। यानी कौन सा हम पट्टी लगाएंगे कि घाव पर रुई क्या है अपने जगह पे स्थिर रहेगा, यानी हिलेगा डुलेगा नहीं। आप 4 का आंसर करें, क्या होगा? आप कहोगे मैम 4 का आंसर हो जाएगा क्या? लुढ़की पट्टी। कैसी पट्टी बांधेंगे? लुढ़की पट्टी जो होगी वो क्या होगी? अपने जगह पे खिसकने नहीं देगी। तिकोनी पट्टी का कौन सा प्रकार नहीं है? नहीं है और है, इसको आप लोगों को ध्यान देते हुए आंसर करना है। ऑप्शन ए पूरी खुली पट्टी, ऑप्शन बी पूरी बंद पट्टी, ऑप्शन सी चौड़ी पट्टी, ऑप्शन डी सकरी पट्टी। आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें 5 का क्या होगा। 5 का क्या होगा आप आंसर कर दें कि मैम 5 का हो जाएगा क्या? 5 का पूरी बंद पट्टी हो जाएगी, ठीक है। क्या है? पूरी बंद पट्टी जो है तिकोनी पट्टी का कोई प्रकार नहीं होता है, बाकी पूरी खुली पट्टी, चौड़ी पट्टी और सकरी पट्टी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें। झोली किस प्रकार की नहीं होती है? नहीं और है को ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए बड़ी झोली, ऑप्शन बी सकरी झोली, ऑप्शन सी सेंट जॉन झोली, ऑप्शन डी पतली झोली। आप आंसर दीजिए क्या होगा? झोली किस प्रकार का की नहीं होती है? किस प्रकार की नहीं होगी? 6 का आंसर करें तो 6 का आंसर हो जाएगा दो, यानी दो में से पतली झोली। डी का क्या होगा? पतली झोली कोई प्रकार नहीं है, बाकी बड़ी झोली, सेंट जॉन झोली और सकरी झोली ये सब झोली के बारे में हमने पढ़ा दिया है, आप जाकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा? गोल पट्टी बांधने की कौन सी विधि नहीं है? क्या है? कौन सी विधि नहीं है? ऑप्शन ए अधोमुख चक्राकार विधि, ऑप्शन बी साधारण पेचदार विधि, ऑप्शन सी स्पाइका, ऑप्शन डी संकटकालीन पट्टियां। आप आंसर दीजिए क्या होगा कि गोल पट्टी बांधने की कौन सी विधि नहीं है? 7 का आंसर क्या होगा? आप कहेंगे मैम 7 का आंसर हो जाएगा संकटकालीन पट्टियां। क्या होगा? संकटकालीन पट्टियां। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें। कोहनी से हथेली तक को सहारा देने के लिए प्रयोग की जाती है, यानी कोहनी से लेकर के और क्या है हथेली तक सहारा देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए हाथ की चौड़ी झोली का, ऑप्शन बी हाथ की पतली झोली का, ऑप्शन सी स्पाइका का, ऑप्शन डी सेंट जॉन झोली का। आप आंसर दीजिए क्या होगा? आप कहोगे मैम 8 का आंसर हो जाएगा। क्या होगा 8 का आंसर? हाथ की चौड़ी झोली का हम क्या करेंगे? प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये क्या होगा? एक चैप्टर आपका यहाँ खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर क्या है? परिचारिका का। इस चैप्टर का नाम क्या है आप लोगों के? इस चैप्टर का नाम है होम नर्सिंग, यानी घरेलू परिचारिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, परिचारिका का स्वभाव होता है कैसा होगा? ऑप्शन ए चिड़चिड़ा होगा, ऑप्शन बी कठोर होगा, ऑप्शन सी गंभीर होगा, ऑप्शन डी मृदु तथा हंसमुख होगा। आप बता दीजिए क्या होगा कि परिचारिका का स्वभाव कैसा होता है? तो आप कहोगे कैसा होगा? मृदु तथा हंसमुख होता है। कैसा होगा? मृदु यानी मतलब कोमल तथा हंसमुख होगा, ठीक। परिचारिका की अच्छी होनी चाहिए। क्या अच्छी होनी चाहिए? स्मरण शक्ति अच्छी होनी चाहिए, यानी उसकी याददाश्त अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बार मरीज को दवाई खिला दे फिर दोबारा आकर के दवाई खिला दे, ठीक है। नंबर बी क्या है? चिकित्सा उसकी अच्छी होनी चाहिए। वाक शक्ति अच्छी होनी चाहिए, यानी बोलने की शक्ति अच्छी होनी चाहिए। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप कहोगे मैम इन सब में से बेस्ट आंसर क्या? हमें बेस्ट आंसर देना होता है, यानी उसकी स्मरण शक्ति क्या है? अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो दवाई क्या है वह मरीज को 1 से 2 बार भी खिला सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बता दें। परिचारिका को आदेश का पालन करना पड़ता है किसके आदेश का? ऑप्शन ए रोगी के आदेश का, ऑप्शन बी डॉक्टर के आदेश का,
ऑप्शन सी गृह स्वामी के आदेश का, ऑप्शन डी सभी के आदेश का। यानी जो परिचारिका होती है उसे किसकी बातें माननी चाहिए, तो आप कहोगे उसे डॉक्टर की बात माननी चाहिए। किसकी? उसे डॉक्टर के आदेशों का पालन करना पड़ता है। ठीक है। परिचारिका को ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन ए रोगी की दवाइयों का, ऑप्शन बी विभिन्न रोगों का, ऑप्शन सी प्राथमिक चिकित्सा का, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी का। आप बता दो क्या होगा। 4 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा? परिचारिका को ज्ञान होना चाहिए। किसका होना चाहिए? तो आप कहोगे मैम परिचारिका को प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान होना चाहिए। भाई नर्स है, उसे विभिन्न रोगों के बारे में कितनी जानकारी होगी, उसे दवाइयों के बारे में क्या जानकारी होगी। आप लोगों को शायद लग रहा हो कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा, लेकिन उपर्युक्त सभी नहीं होगा, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है कि उसे विभिन्न दवाई के बारे में पता होगा। ना ही वो क्या है, ना ही वो सारे रोगों के बारे में जान रही है। ठीक है, तो ये उसका कार्य नहीं है। लेकिन हाँ, प्राथमिक चिकित्सा, किसी को अगर तुरंत चोट लग जाए, हाथ टूट जाए, सिर में चोट लग जाए, तो उसे तुरंत पट्टी वगैरह करके, मतलब तुरंत मौके पे क्या है, वो परिचारिका को प्राथमिक चिकित्सा दे सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर है? गृह परिचारिका का सबसे प्रमुख गुण है, क्या है? ऑप्शन ए सहनशीलता, ऑप्शन बी परिचर्या का ज्ञान होना, ऑप्शन सी शास्त्रीय ज्ञान होना, ऑप्शन डी मृदुभाषी होना। आप बता दे 5 का क्या आंसर होगा। इसमें से बेस्ट ऑप्शन आप चुनिएगा। आप कहोगे मैम सहनशीलता क्या है, सबसे प्रमुख गुण होता है। क्या होता है? सहनशीलता सबसे प्रमुख गुण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें। गृह परिचारिका में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? निगेटिव आंसर है। ऑप्शन ए स्वार्थी उसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी उसे स्वस्थ होना चाहिए, ऑप्शन बी धैर्यवान होना चाहिए, धैर्यशील होना चाहिए, ऑप्शन डी फुर्तीलापन होना चाहिए। तो आप कहोगे मैम 3 आंसर तो पॉजिटिव है, ये वाला आंसर क्या है? निगेटिव है। यानी उसे सेल्फिश नहीं होना चाहिए, उसे स्वार्थी नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा प्रश्न? गृह परिचारिका का कौन सा कार्य नहीं है? ऑप्शन ए रोगी का इलाज करना, ऑप्शन बी रोगी का ताप लेना यानी फीवर चेक करना, ऑप्शन सी रोगी का को विसर्जन कराना, ऑप्शन डी रोगी की देखभाल करना। यानी उसका क्या कार्य नहीं है? आप बता दे क्या कार्य नहीं है। तो आप कहोगे मैम रोगी का इलाज करना डॉक्टर का कार्य है, ना कि नर्स का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें, और 8 का आंसर इंपॉर्टेंट है कि एक व्यक्ति का सामान्य तापक्रम कितना होता है। 1 सेकंड आप लोग मुझे दे दीजिए जरा, आप लोग अपना आंसर करते रहें कि मैम इसमें जो पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, एक स्वस्थ व्यक्ति का तापक्रम होता है तो कितना होता है, फ़ारेनहाइट में बताना है। फ़ारेनहाइट के साथ साथ में आपको क्या बताना है, सेल्सियस में भी क्या है व्यक्ति का फ़ारेनहाइट बताना है। ठीक है, कि कितना फ़ारेनहाइट होता है एक स्वस्थ व्यक्ति का फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में। तो आप कहोगे मैम ऑप्शन ए 94 डिग्री फ़ारेनहाइट, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको ऑप्शन नहीं बढ़िया से बनाने आया है, इसलिए आप लोग तुरंत आंसर दे दोगे कि मैम डी हो जाएगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक जगह ऑप्शन होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर 4 ना हो तो हम 6 के साथ जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 4 है तो हम 6 को कभी भी सही नहीं करेंगे। ये चीजें आप याद रखिएगा। सेल्सियस में कितना टेम्परेचर होता है सामान्य व्यक्ति का, तो आप कहोगे मैम 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य व्यक्ति का क्या होता है, टेम्परेचर होता है। ये चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें, यहाँ आंसर दिख जाएगा। 9 क्या है? कुशल गृह परिचारिका को होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए झगड़ालू होना चाहिए तथा ताकि मरीज को झगड़ा कर करके मार डाले, ऑप्शन बी उसे स्वार्थी होना चाहिए, ऑप्शन सी उसे मोहफट होना चाहिए। मोहफट का मतलब कि खूब लड़ाई करे, ऐसा ही होता है ना कि मतलब जो मन में आए वही बोल दे। ठीक। ऑप्शन डी उसे विनम्र होना चाहिए। तो आप कहोगे मैम सारे ऑप्शनों में एक बेस्ट है कि उसे क्या है, विनम्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसे विनम्र होना चाहिए, उसे सहनशील होना चाहिए, उसे हंसमुख होना चाहिए। ये सारे क्या हैं, परिचारिका के गुण होते हैं। ठीक है। अब देखिए हम लोग कौन सा चैप्टर आया, रोगी के प्रकाश का होना कमरे में। अच्छा, चैप्टर का क्या नाम है?
रोगी का कमरा यानी मरीजों के लिए कमरा कैसा होना चाहिए। अब यहाँ पे ये प्रश्न दिया हुआ है, रोगी के कमरे में प्रकाश होना चाहिए। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी सफेद, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी येलो यानी पीला। आप कहोगे मैम रोगी के कमरे में क्या होनी चाहिए, सफेद कलर की लाइट होनी चाहिए, ठीक है, इससे क्या होगा, उसे शांति मिलेगी। रोगी का कमरा होना चाहिए ऑप्शन ए रसोई घर के निकट में, ऑप्शन बी भोजन कक्ष के निकट में, ऑप्शन सी गुसल खाने एवं शौचालय के निकट, ऑप्शन डी ड्राइंग रूम के निकट। आप बता दे कहाँ होना चाहिए। आप कहोगे मैम इसका होना चाहिए, रोगी का जो है कमरा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, गुसल खाने एवं शौचालय के निकट, ताकि उसे जाने में क्या हो, समय ना लगे, ठीक है, या मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि रोगी ऑलरेडी बीमार है। रोगी के कमरे में कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए पलंग नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन बी मेज कुर्सी नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन सी मूढ़े नहीं होनी चाहिए, मूढ़े यानी जो इस तरीके की चीजें होती है ना ऐसे बैठने के लिए, ठीक है, तो ये नहीं होनी चाहिए। कि श्रृंगारदान नहीं होना चाहिए, तो आप कहोगे मैम श्रृंगारदान नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, श्रृंगारदान नहीं होना चाहिए, यानी क्या हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें। रोगी के कमरे का चुनाव करते समय किस बात का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है, क्या नहीं है, किस बात का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है। रोगी का विश्राम, प्रकाश की व्यवस्था, रोगी का मनोरंजन और सफाई। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे मैम सारी चीजें तो ठीक है, रोगी के मनोरंजन का कोई हम विशेष ध्यान नहीं रखेंगे, ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन रोगी रेस्ट करे उसकी विशेष आवश्यकता है। उसके कमरे में प्रकाश हो, कैसा प्रकाश हो, व्हाइट प्रकाश हो, और साफ सफाई का तो हमें विशेष ध्यान रखना होता है, ठीक है। रोगी के कमरे के लिए देखो यहाँ पे दिया हुआ चैप्टर का नाम क्या है, रोगी का कमरा, ठीक है। रोगी के कमरे के लिए आवश्यक है ऑप्शन ए कसी हुई चारपाई, ऑप्शन बी फोल्डिंग चार पलंग, ऑप्शन डी डबल बेड, ऑप्शन डी सिंगल बेड। कैसा होना चाहिए रोगी का बेड, तो आप कहोगे मैम रोगी का बेड जो है क्या है, कसी हुई चारपाई होनी चाहिए, ठीक है। रोगी के कमरे में किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। ऑप्शन ए कृत्रिम प्रकाश यानी आर्टिफिशियल लाइट, ऑप्शन बी प्राकृतिक प्रकाश यानी नेचुरल लाइट, ऑप्शन सी कृत्रिम एवं प्राकृतिक प्रकाश दोनों यानी आर्टिफिशियल एंड नेचुरल लाइट दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। आप बता दे 6 का क्या आंसर होगा। आप कहोगे मैम 6 का आंसर हो जाएगा कि कृत्रिम एवं प्राकृतिक दोनों प्रकाश होना चाहिए। जब रात हो तो कृत्रिम प्रकाश, और दिन में मरीज के कमरे में सनलाइट जरूर आनी चाहिए। सनलाइट क्यों आनी चाहिए, क्योंकि सनलाइट में ऐसा गुण होता है कि जो हमारे यहाँ की जो भी बैक्टीरिया होती है, जो भी नमी वाले स्थानों पे बैक्टीरिया पनप रहे होते हैं, वो क्या है सनलाइट की वजह से क्या होते हैं, खत्म होने लगते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया। 7 का आंसर करें। रोगी के कमरे में पलंग होनी चाहिए। ऑप्शन ए सामान्य पलंग, ऑप्शन बी स्प्रिंग द्वारा कसा हुआ पलंग, ऑप्शन सी तख्त वाला पलंग, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं यानी नन ऑफ दिस होनी चाहिए। आप लोगों को लग रहा होगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन एक आध क्वेश्चन ऐसे बनते ही रहते हैं, तो आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं है, आप धैर्य बना के पढ़ते रहो। आप कहोगे मैम 7 का क्या हो जाएगा, स्प्रिंग द्वारा कसा हुआ पलंग। आप देखते हो अस्पतालों में क्या होता है, मरीज उठ बैठ नहीं पाता है, उसके बेड को सिरहाने से उठा दिया जाता है और उसे इतने पे सेट कर दिया जाता है कि जैसे मरीज बैठा हो, लेकिन वो एक्चुअली में बैठा नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके का बेड पलंग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें। रोगी के मनोरंजन के लिए कमरे में होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए किताब यानी बुक होनी चाहिए, ऑप्शन बी दीवारों पर चित्र होना चाहिए, ऑप्शन सी रेडियो, ऑप्शन सी रेडियो अथवा ट्रांजिस्टर होना चाहिए, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी होना चाहिए। आप बता दो 8 का क्या होना चाहिए। तो आप कहोगे मैम रोगी के कमरे में ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। यानी क्या होगा, दीवारों पे चित्र भी होना चाहिए, बुक भी होना चाहिए और रेडियो तथा ट्रांजिस्टर भी होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या है। रोगी के बिस्तर के लिए आवश्यक नहीं है, यानी अब बिस्तर के बारे में आ गया, क्या नहीं है, आवश्यक नहीं होता, नहीं को ध्यान में रख लीजिएगा। ऑप्शन ए चादर, ऑप्शन बी दरी, ऑप्शन सी तकिया, ऑप्शन डी तौलिया। तो रोगी के बिस्तर के लिए क्या आवश्यक नहीं होगा,
आप अपना आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम तौलिया जो है बिस्तर में नहीं आता है, ठीक है, इसको आप इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करें। कंबल का बिस्तर रोगी के लिए कब प्रयोग में किया जाता है, यानी कंबल वाला बिस्तर हम कब बिछाते हैं? ऑप्शन ए आरामदायक स्थिति में, ऑप्शन बी दुसाध्य शया रोग में। आप लोगों को शया रोग के बारे में मैं पढ़ा दी थी, और रिंग कुशन क्या होता है उसके बारे में भी मैं बता चुकी हूँ। ऑप्शन सी गंभीर स्थिति में, ऑप्शन डी स्वस्थ स्थिति में, यानी ब्लैंकेट का बिस्तर हम कब बिछाते हैं? तो आप कहोगे मैम ब्लैंकेट का बिस्तर गंभीर स्थिति में क्या है, लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएं। कंबल का बिस्तर किस ऋतु में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गर्मी में, ऑप्शन बी सर्दी में, ऑप्शन सी बरसात में, ऑप्शन डी बसंत में। आप बता दें क्या होगा 3 का। आप कहोगे मैम 3 का आंसर होगा बी, यानी सर्दी के मौसम में। कब कंबल का बिस्तर लगाते हैं? सर्दी के मौसम में, ठीक है। ऋतु की बात आएगी तो सर्दी के ऋतु में, और जब अवस्था पूछेगा तो गंभीर स्थिति में, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। रोगी के बिस्तर की चादर कब बदलनी चाहिए? ऑप्शन ए प्रतिदिन, ऑप्शन बी दूसरे दिन, ऑप्शन सी तीसरे दिन, ऑप्शन डी चौथे दिन। आप ये समझ रहे हो दूसरे तीसरे चौथे सब बकवास ऑप्शन है? ये आप भी समझ पा रहे हो कि सही समझ पा रहे हो? आप कहोगे नहीं मैम रोगी के बिस्तर की चादर हमें दूसरे दिन बदल देनी चाहिए। कितने दिन? दूसरे दिन हमें बदल देनी चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो हम पहले ही दिन बदल सकते हैं, वो तो हमारे ऊपर है, लेकिन क्या है अगर इतना भी ना हो तो क्या है दूसरे दिन बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रोगी के बिस्तर का कौन सा प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए साधारण रोगी का बिस्तर, ऑप्शन बी विशेष रोगी का बिस्तर, ऑप्शन सी कंबल का बिस्तर, ऑप्शन डी चादर का बिस्तर। 5 का आंसर करें क्या होगा? तो आप कहेंगे मैम 5 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5 का आंसर होगा क्या, यानी चादर का बिस्तर प्रकार नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रा सीट का अर्थ है। ड्रा शीट क्या होता है? अभी यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे तो जान जाओगे। ऑप्शन ए बिस्तर पर बिछाई जाने वाली, ऑप्शन बी रबड़ की चादर, ऑप्शन सी रबड़ या मेजपोश के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर, ऑप्शन डी गंदी चादर। आप बता दो। आप समझ पा रहे होंगे कि मैम जो रबड़ या मोम जामे के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर होती है वही क्या होती है? ड्रॉ सीट होती है। छोटे बेबीज घर में जिनके होते हैं, बेड के ऊपर जो बिस्तर के ऊपर बिछाया जाता है उसे हम अपने भाषा में ड्रॉ सीट कह सकते हैं। या तो जो बुजुर्ग पेशेंट होते हैं, जो मतलब उठ बैठ नहीं पाते हैं, जिनके कमर की मान लो हड्डी टूट चुकी हो, या वो उठने में असमर्थ है किसी भी डिजीज की वजह से, तो उनके लिए क्या है ड्रा सीट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप लोग समझ गए कि ड्रा सीट क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 7, रोग के पलंग पर किस रंग की चादर होनी चाहिए? और मन रोगी यहाँ होगा, ठीक है, क्या होगा? रोगी के पलंग पर किस रंग की चादर बिछानी चाहिए? ऑप्शन ए रेड कलर, ऑप्शन बी व्हाइट कलर, ऑप्शन बी ग्रीन कलर, ऑप्शन डी येलो कलर। आप बताते क्या होगा 7 का। आप कहोगे मैम इसमें से बेस्ट ऑप्शन होगा रोगी के लिए, अभी हम लोग पढ़े थे, सफेद लाइट चाहिए और सफेद ही प्रकाश होना, सफेद प्रकाश होना चाहिए और सफेद ही बेडशीट होनी चाहिए। रोगी के शरीर पर क्षया घाव हो जाता है। कब क्षया घाव हो जाएगा? ऑप्शन ए एक विशेष बीमारी के कारण, ऑप्शन बी लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहने के कारण, ऑप्शन सी बिस्तर के खराब होने के कारण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के कारण। आप बता दो क्या होगा। क्षया घाव मैं पढ़ा चुकी हूँ कि क्षया घाव क्या होता है। आप कहोगे मैम ये बता दें, आप कहोगे मैम ये सभी के कारण हो जाएगा। एक विशेष प्रकार की बीमारी के कारण, लंबे समय तक बिस्तर पे पड़े रहने के कारण और बिस्तर खराब होने के कारण, ये सब क्या है? क्षया रोग हो जाता है। लेकिन अगर इसमें से बेस्ट ऑप्शन कोई आपको देना हो तो आप कौन सा ऑप्शन दोगे? लंबे समय तक बिस्तर पे पड़े रहने के कारण क्या होता है? क्षया घाव हो जाता है। लेकिन बेस्ट ऑप्शन इसमें से नहीं पूछा है तो आप सबको सही कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, रोगी के बिस्तर को गर्म करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन ए कंबल, ऑप्शन बी रबड़ सीट, ऑप्शन सी ड्रा सीट, ऑप्शन डी मोमजामा। आप बता दे क्या करेंगे।
गर्म करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो आप कहोगे मैम चाहे रोगी का बिस्तर हो, चाहे नॉर्मली किसी का बिस्तर हो, ठंड के मौसम में गर्म करने के लिए हम ब्लैंकेट का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बेवकूफ बनाने के लिए सारे ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें। रोगी के बिस्तर के लिए सबसे अनिवार्य गुण है, क्या है? ऑप्शन ए उपयुक्तता है, ऑप्शन बी सफाई है, ऑप्शन सी स्वच्छता है, ऑप्शन डी उचित तापक्रम है। तो रोगी के बिस्तर के लिए सबसे अनिवार्य गुण क्या है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। आप कहोगे मैम इसमें से क्या हो जाएगा? उपयुक्तता जो है यानी उसका उपयोग अच्छे से हो, यही क्या है? अनिवार्य गुण होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? हमको लग रहा है यही आप लोग का क्या था, लास्ट चैप्टर था। ये वीडियो आप लोगों को कल मिल चुका होगा। इंसेफेलाइटिस और क्या है, हेपेटाइटिस, आप जा करके उसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे आप लोग 2 मिनट दीजिए, मैं नया टेस्ट सीरीज ओपन कर लूं, क्योंकि 20 मिनट 25 मिनट का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 करके आप लोग आंसर दीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग का टेस्ट सीरीज ओपन कर दिए हैं। ठीक है, इसमें से हम लोग 20 25 या 30, जब तक 1 घंटा नहीं हो जाएगा, ठीक है, 1 घंटे का वीडियो हम अब शूट करेंगे। 25 मिनट हुआ है, इसके अलावा जो भी टाइम होगा, तो जब तक 1 घंटा नहीं हो जाएगा आप लोग क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन काउंट नहीं करूंगी। ठीक है, 1 घंटा मैं टाइम केवल देखूंगी। ठीक है, 55 56 मिनट का वीडियो होगा, मैं वीडियो कट कर दूंगी। यहां से शुरू करो आप लोग। भारतीय ग्राम सेवा का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन सी है स्पेंसर हैच ने, ऑप्शन डी है B N गुप्ता ने। स्पेंसर हैच किसका शुरू किए थे, किसका स्थापना किए थे, कौन सी योजना शुरू किए थे? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप कहोगे मैम B N गुप्ता ने किया था। क्या किया था? B N गुप्ता, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को नया क्वेश्चन मिला होगा। शैशवावस्था में सर्वाधिक आवश्यक है। ऑप्शन ए प्रोटीन जरूरी होता है, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट जरूरी होता है, ऑप्शन सी वसा जरूरी होता है, ऑप्शन डी कोई नहीं जरूरी होता है। आप बता दो कि शैशवावस्था में किस चीज की जरूरत होती है? तो आप कहोगे मैम शैशवावस्था हो, किशोरावस्था हो, बाल्यावस्था हो, सब में क्या है? प्रोटीन जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है? प्रोटीन जरूरी होता है। क्यों प्रोटीन जरूरी होता है? क्योंकि प्रोटीन क्या करता है? बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। ठीक है, और क्या है, बच्चे उस समय बढ़ रहे होते हैं और उनका क्या है, डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो वहां पे प्रोटीन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, प्री ऑपरेशनल अवस्था मानी जाती है। ऑप्शन ए है 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन सी है 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन डी है 11 से किशोर तक। ठीक है, ये किसने दिया है प्री ऑपरेशनल? तो आप कहोगे मैम जिन पियाजे का है। तो आप लोग आंसर बता दे क्या क्या होगा। आप चाहें तो सब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आप कहोगे मैम प्री ऑपरेशनल होता है 2 से 7 वर्ष। इससे पहले वाली जो अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष होती है, और फिर थर्ड अवस्था क्या होती है? 7 से 11 वर्ष होती है। तीनों अवस्था का नाम आप लोग बता दीजिएगा। एज मैंने बता दिया। एक बीटर काम करता है या काम आता है, किसके काम आता है? ऑप्शन ए अंडा फेंटने के लिए, ऑप्शन बी दही मथने के लिए, ऑप्शन सी दोनों के लिए, ऑप्शन डी कोई नहीं, यानी नन ऑफ दिस। एक बीटर क्या होता है? एक बीटर आप लोग देखते होंगे इस तरीके का, ऐसे 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 करके, इस तरीके का ऐसे ऐसे ये कहीं में गुथा हुआ ऐसे लगा होता है। ठीक है, और इससे क्या करते हैं, बहुत अच्छे से कोई भी चीजें क्या है हम लोग मिक्स कर लेते हैं या फेंट देते हैं, ऐसे कुछ होता है ना। तो इस तरीके का ऐसे बना होता है। ठीक, इसी से क्या करते हैं हम लोग, बेसन हो, दही हो, अंडा हो, हम लोग इससे क्या करते हैं, फेंट लेते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एग बीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एग बीटर कहते हैं। ठीक है, 60 mg यानी 60 mg ट्रिप्टोफेन शरीर में जाकर कितने mg नियासिन में बदलती है? एक प्रश्न आप यहां से जान लो, ट्रिप्टोफेन जो होता है किस में कन्वर्ट होगा? नियासिन में। नियासिन क्या है मैम? विटामिन B3 है। क्या है? विटामिन B3 है। ये ट्रिप्टोफेन किस में कन्वर्ट होगा? नियासिन में। अब यहाँ बताओ आप, अगर 60 mg ट्रिप्टोफेन कन्वर्ट होगा तो कितने mg नियासिन में कन्वर्ट हो जाएगा? आप कहोगे मैम ऑप्शन ए है 1 mg, ऑप्शन बी है 2 mg, ऑप्शन सी है 4 mg, ऑप्शन डी है केवल mg। आप बता दो क्या होगा 5 का? आप कहोगे मैम 1 mg हो जाएगा। क्या होगा? 1 mg, यानी 60 mg ट्रिप्टोफेन जो होगा 1 mg क्या होगा? नियासिन होगा। तो क्या हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि नियासिन का पुरोगामी क्या होता है? ट्रिप्टोफेन होता है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को तोड़ा जाता है और ऐसे ही क्वेश्चन से क्वेश्चन
बनाए जाते हैं। मूंगफली की प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? आप कहोगे मैम ऑप्शन ए इरेचिन है, ऑप्शन बी एमेंडीन है, ऑप्शन सी जिन है, ऑप्शन डी हार्डिन है। आप लोग मूंगफली का बताओ। फिलहाल मैं इन सब का बताती हूँ। ये जो जिन प्रोटीन होता है, ये जिन प्रोटीन किसका है मैम? ये मक्के का प्रोटीन है, यानी कॉर्न प्रोटीन है, ठीक है। ये हार्डिन प्रोटीन है, ये जौ का प्रोटीन है, यानी बार्ले का प्रोटीन है। अब आप लोग बता दो, दो ऑप्शन आपके पास है, 50-50 मैंने आपका रास्ता आसान कर दिया। आप बता दो क्या होगा। आप कहोगे मैम इस बुक में आपके गलत दिया है, ठीक है। एक सेकंड आप टाइम दो मुझे, आप बता दो क्या होगा। आप कहोगे मैम जो मक्का का प्रोटीन है ये जिन हो गया, हार्डिन जौ यानी बार्ले का प्रोटीन हो गया, एमेंडिन क्या है? तो एमेंडिन जो है किसका प्रोटीन है? बादाम का प्रोटीन है, ठीक है। और ये जो इरेचिन है ये किसका है? पीनट का है, यानी मूंगफली का है, ठीक है। चारों प्रोटीन के बारे में आप लोग को जानकारी हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग कर दें। 7 का आंसर क्या होगा? एफपीओ रोकथाम करता है। एफपीओ का फुल फॉर्म क्या होगा? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, ठीक है। इसकी रोकथाम किसकी रोकथाम करता है? ऑप्शन ए मिलावट की, ऑप्शन बी शुद्धता की, ऑप्शन सी गलत माप तौल की, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी की। आप अपना आंसर दीजिए कि एफपीओ क्या करता है। एक मानक है जो क्या करेगा? आप कहोगे मैम मिलावट को रोकता है। क्या करता है? मिलावट को रोकता है, ठीक है। यानी मिलावट उसमें क्या हुई है, इस चीज पे ध्यान देता है। एचआईवी संबंधित है। पहली बात तो आप एचआईवी का फुल फॉर्म बता दो। ह्यूमन, और ये दोनों का फुल फॉर्म आप, ये वायरस हम बता दे रहे हैं, आई का फुल फॉर्म आप बताएंगे, ठीक है। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अभी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। मैंने एक भी बार आप लोगों को क्लास शुरू करने से पहले ये नहीं कहा कि जो नए बच्चे हैं उन्हें क्लास को सब्सक्राइब करना है। क्यों सब्सक्राइब करना है? ताकि 10:40 पे आप लोगों का वीडियो अपलोड होता है, वो आपसे मिस ना हो। शाम को 5 बजे आप लोगों का वीडियो अपलोड होता है, वो ना आपसे मिस हो। 5 बजे वाला वीडियो हम लोग बहुत ही विस्तार से देखते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्लास आपसे मिस ना हो, इसलिए आपको क्लास को सब्सक्राइब करना है। लाइक क्लास को आपकी मर्जी हो तो करेंगे, अगर आपको पसंद आएगा मेरे पढ़ाने का तरीका तो आप लाइक करेंगे। लाइक के लिए मैं नहीं कहूंगी, ठीक है। और क्या कर दें, ग्रुप में शेयर करने के लिए मैं कहूंगी, ताकि जो भी जरूरतमंद बच्चे हों वो पैसा देकर के क्लास को नहीं खरीद पा रहे हों, नहीं परचेज कर पा रहे हों, तो आप उनके पास क्लास को शेयर कर दें, ताकि वो भी इस क्लास से क्या करें, लाभ उठा सकें, ठीक है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कभी भी घटता नहीं है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो एचआईवी संबंधित है। ऑप्शन ए कैंसर से, ऑप्शन बी प्लेग से, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस से, ऑप्शन डी एड्स से। आप लोगों को बीमारी के बारे में पढ़ना है तो शाम 5 बजे वाले प्लेलिस्ट बना हुआ है। क्या प्लेलिस्ट बना है? 10 मिनट टेस्ट सीरीज टॉपिक ऐसे करके कुछ बना है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसमें 24 या 25 वीडियो हो चुका होगा, आप जाकर के देख लें उसे। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा? आप कहोगे मैम एड्स से संबंधित है। एड्स दिवस कब मनाते हैं मैम? एड्स पहले आप कैसे लिखोगे? AIDS। ये क्या हो गया? एड्स हो गया। तो आई को हम 1 मान लें और डी को हम दिसंबर मान लें तो क्या हो जाएगा? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं, ठीक है। प्लेग किससे फैलता है? आप लोग बता दो। हेपेटाइटिस का किसको प्रभावित करेगा? यकृत को। कैंसर में क्या होता है? आप बताइएगा कि कैंसर में कौन सी कोशिका बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें आप। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोफाइट्स होते हैं। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? ऑप्शन ए जलीय जीव होते हैं, ऑप्शन बी जलीय पौधे होते हैं, ऑप्शन सी पादप पौधे होते हैं, ऑप्शन डी जड़ विहीन पौधे होते हैं। हाइड्रो मतलब क्या हो गया? जल, ठीक है। और फाइट्स मतलब क्या हो गया? आप इस तरीके से तोड़ोगे तो आंसर निकाल ले जाओगे। आप कहोगे मैम हाइड्रोफाइट्स मतलब क्या हो गया? जलीय पौधे हो गए। क्या हो गए? जलीय पौधे हो गए, ठीक है। आप लोग कोई भी समुद्री जीव नहीं कहोगे। एड्स फैलता है। क्वेश्चन नंबर 10, एड्स कैसे फैलेगा? एड्स का फुल फॉर्म आप बता सकते हैं। एक्वायर्ड, पता नहीं क्या होता है भाई, एक्वायर्ड आई वाला नहीं आ रहा है, बाकी डिजीज सिंड्रोम, ठीक है, ऐसे कुछ होता है। एड्स का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा, मुझे नहीं अभी याद आ रहा है, ठीक है। जब याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ऑप्शन ए हाथ मिलाने से, ऑप्शन बी श्वास संपर्क से, ऑप्शन सी कीटों से, ऑप्शन डी शारीरिक संपर्क से। तो कभी भी एड्स आप लोग देखते होंगे जागरूकता, रेड कलर का रिबन किस में होता है? तो रेड कलर का रिबन ऐसे बना होता है, वो किसका सिंबल होता है? तो एड्स का ही सिंबल होता है, ऐसे कुछ शायद बना होता है, ठीक है।
ये रेड कलर का रिबन हो गया, ये क्या है, ये ऐसे एड्स का सिंबल बना होता है। तो क्या है, कभी भी हाथ मिलाने से एड्स नहीं होता है, श्वास के संपर्क से नहीं कभी एड्स फैलता है, कीटों के काटने से नहीं संपर्क होता है। आप कहोगे मैम तब कैसे होगा, शारीरिक संपर्क से क्या होता है, एड्स फैलता है। और जिस व्यक्ति को एड्स हुआ हो, अगर वो किसी को ब्लड डोनेट कर दे तो एड्स फैलता है। और थर्ड नंबर पे क्या होगा, अगर उसको इंजेक्शन से इंजेक्शन लगाया गया है उस सिरेंज से या नीडल से, तो वो आपको किसी स्वस्थ व्यक्ति को लगा दिया जाए तो क्या होगा, कैंसर होने की संभावना होती है। ना कि हाथ मिलाने और श्वास के संपर्क में और कीटों से ये सारी चीजें नहीं फैलती है। आपको एड्स का फुल फॉर्म मुझे बता देना है, मुझे भी रिमेम्बर करा देना है, ठीक है, जो मैं भूल चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करें। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधे के नाम को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उसके, क्या बताएंगे, ऑप्शन ए वंश तथा जाति को बताते हैं, ऑप्शन बी जाति तथा किस्म को बताते हैं, ऑप्शन सी कुल तथा वंश को बताते हैं, ऑप्शन डी कुल तथा जाति को बताते हैं। 11 का आप आंसर करें, किसको बताते हैं द्विनाम पद्धति जो होता है, द्विनाम पद्धति किसने दिया है, आप चाहें तो ये भी बता सकते हैं। आप कहेंगे वंश एवं जाति को बताता है, किसको बताता है, वंश एवं जाति को बताता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करें, क्या है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उन्हें क्या कहते हैं, ऑप्शन ए आवृत बीजी कहते हैं, ऑप्शन बी अनावृत बीजी कहते हैं, ऑप्शन सी टेरिडोफाइट्स कहते हैं, ऑप्शन डी ब्रायोफाइट्स कहते हैं। आप लोग छोटे क्लास में रहे होंगे, साइंस पढ़े होंगे, तो ये चीजें आपको देखने को मिली होगी। आप कहोगे मैम ऑप्शन बी यानी अनावृत बीजी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, गृहिणी का मुख्य कार्य है, क्या कार्य होना चाहिए, ऑप्शन ए खाना बनाना चाहिए, ये किस क्लास का है, आपको मैं क्लास भी बता दूं, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, ठीक है। गृहिणी को क्या करना चाहिए, खाना बनाना चाहिए, घर की सफाई करना चाहिए, कपड़े धोना तथा कपड़े सिलना चाहिए, गृह कार्य को व्यवस्थित करने में सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। तो आप कहोगे मैम गृह कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने के लिए सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। एक कुशल गृहिणी वही होती है जो अपने घर के प्रत्येक मेंबर से अपना काम निकलवा ले, ठीक है, ना कि खुद मरती रहे बाकी सारे लोग रेस्ट करते रहें, तो वो एक कुशल गृहिणी नहीं मानी जाएंगी, ठीक है। अगर उनके पास छोटे बच्चे हैं, उन्हें खेल खेल में हम कुछ भी दे दिए करने के लिए जो काम मुझे लगा, अगर कोई बड़ा है मैं किसी को झाड़ू दे दी, किसी को बर्तन दे दी, इस तरीके से मैंने काम बांट कर करवा लिया, वो हमारी क्या है, कुशलता मानी जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करें, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, ये पेनिसिलिन क्या है, आप कहोगे मैम ये एक वैक्सीन है, एक टीका है, किसने खोज की थी, ऑप्शन ए वॉक्समैन ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच ने, ऑप्शन ए सी फ्लेमिंग ने, ऑप्शन डी एड्रिलिच ने। आप बता दे 14 का क्या आंसर होगा। आप कहोगे मैम 14 का हो जाएगा पेनिसिलिन की खोज की थी फ्लेमिंग ने, किसने की थी, फ्लेमिंग ने। ये रॉबर्ट कोच किसकी खोज किए थे, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि रॉबर्ट कोच किसकी खोज किए थे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करें, आर्गोट प्राप्त होता है, किससे अर्गोट प्राप्त होगा, ऑप्शन ए राइबोजियम से, ऑप्शन बी क्लाइबिसेप्स से, ऑप्शन सी फाइटोमोनास से, ऑप्शन डी एल एल्ब्यूगो से। ये सब क्वेश्चन अब आप लोग समझ लो कि एलटी के टक्कर का ये प्रश्न है। एलटी में थोड़े से क्वेश्चन भी टफ आते हैं आप लोगों को। इसी चैनल पे मैंने एलटी 2018 या 2019 में जब भी पेपर हुआ था, मैं प्लेलिस्ट बना करके, और उसमें क्या है, पेपर मैं सॉल्व टेस्ट सीरीज उसमें करा चुकी हूँ, 2 पार्ट में वीडियो होगा। आप जो लोग ना देखे हो कि एलटी का पेपर कैसा आता है, आप जाकर के उसे देख सकते हैं, ठीक है। आप अपना 15 का आंसर दीजिए, क्या होगा, 15 का आंसर हो जाएगा बी, यानी क्या है, क्लेविसेप्स से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करें, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है, ऑप्शन बी जीवाणु से, ऑप्शन सी कवक से, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ से, ऑप्शन डी नीमेटोड से। आप अपना आंसर करें, 1 सेकंड का मुझे टाइम दे दे, आप अपना आंसर करते रहें, क्या होगा, आंसर कर दें आप, इसका आंसर क्या होगा, 16 का आंसर होगा मैम, ये क्या होगा, कवक से होते हैं। कैसे होगा, कवक से होते हैं, ठीक। कवक से होने वाले बीमारियों के नाम क्या क्या हैं, आप बता दीजिए। दाद हो गया, खाज हो गया, खुजली हो गया, एथलीट फुड हो गया, ये क्या है, इसका आपको मैं ट्रिक बता दूं, गंजा दामाद खाए फ्रूट,
क्या आप कहोगे? गंजा दामाद खाए फ्रूट, कोई हंसेगा नहीं, ठीक है। ये ट्रिक है, बहुत मशहूर ट्रिक है, हर जगह आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। क्या है? गंजा दामाद खाए फ्रूट, ठीक है। क्या खाए? फ्रूट खाए। ग से गंजापन होता है। गंजापन किस कवक से होता है? टीडिया पेनिस से होता है। द से दाद हो गया, और द से दाद हो गया, फिर क्या हो गया? खाज हो गया, यानी खुजली हो गई, खाए से खुजली हो गई, और फ्रूट से एथलीट फुट हो गया, ठीक है। दाद, खाज, खुजली, गंजापन, ये सब किसकी वजह से होता है? तो कवक की वजह से होता है। एक बार आप लोग फिर से ट्रिक सुन लो। क्या है? गंजा दामाद खाए फ्रूट। ये लिख करके आप इसको शब्दों को तोड़ सकते हैं, और इस तरीके से आप याद कर लोगे कि कवक से होने वाली बीमारी का नाम क्या क्या है। तो गंजापन है, दाद है, खाज है यानी खुजली है, और एथलीट फुट है। ये सब क्या है? ये सब कवक से होने वाले डिजीज होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, अल्फा टॉक्सिन है। ऑप्शन ए कवक द्वारा उत्पन्न विष, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक, ऑप्शन सी सांपों का विष, ऑप्शन डी जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न विष। आप बता दें 17 का क्या आंसर होगा? 17 का आंसर हो जाएगा ए, यानी अल्फा टॉक्सिन क्या है? कवक द्वारा उत्पन्न क्या होता है? विष होता है, ठीक है। हम लोग 5 बजे वाले क्वेश्चन में भोजन कौन कौन से खराब करते हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु, अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उस पर आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करें। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जिप्टोबैक्टर, या 100 लिखा है, आप लोग इंग्लिश में जानते हो, यस को 100 या ज पढ़ लेते हैं, तो क्या है? ए जिप्टोबैक्टर होगा। ऑप्शन बी पेनिसिलियम होगा, ऑप्शन सी सैक्रोमाइसीज होगा, ऑप्शन डी एस्परजिलस होगा। ये सारा मैं 5 बजे वाले वीडियो में आप लोग को कराऊंगी, कंटिन्यू बने रहिएगा, ठीक है। 3-4 दिन बाद उसका नंबर आएगा, मैं वो कराऊंगी। इधर आ जाओ, बता दो आप लोग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? आप कहोगे मैम 18 का आंसर होगा सैक्रोमाइसीज होगा। क्या होगा? सैक्रोमाइसीज क्या करते हैं? जो कवक होते हैं वो डबल रोटी को क्या करते हैं? डबल रोटी के निर्माण में क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। कुछ क्या होते हैं कवक हमारे लिए, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए गुड होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए क्या होते हैं? कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं? हमारे गट के लिए अच्छे होते हैं। अगर बैक्टीरिया ना हो तो हमारे शरीर में क्या है? पाचन की क्रिया ना कंप्लीट हो, ठीक है। तो हर बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया नहीं होते हैं, बैक्टीरिया गुड भी होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, लाइकेन जिन 2 वर्ग के पौधों से मिलाकर बनता है वे हैं, क्या है? ऑप्शन ए कवक और फर्न है, ऑप्शन बी शैवाल और ब्रायोफाइटा है, ऑप्शन सी जीवाणु और विषाणु है, ऑप्शन डी कवक और शैवाल है। यह आंसर आप लोग बहुत आसानी से दे लोगे कि मैम 19 का हो जाएगा डी, यानी कवक और शैवाल होते हैं। क्या होते हैं? कवक और शैवाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करें। कवकों द्वारा रिजर्व, यानी रिजर्व मतलब संचित, स्टोर किया हुआ भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? यानी जो कवक होते हैं अपने भोजन को संचित करते हैं तो किस रूप में संचित करेंगे? ऑप्शन ए ग्लाइकोजन के रूप में, ऑप्शन बी तेल कार्यों के रूप में, ऑप्शन सी स्टार्च के रूप में, ऑप्शन डी अल्कोहल के रूप में। आप अपना आंसर दीजिए। 20 का क्या होगा? आप कहोगे मैम 20 का हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। कैसा होगा? ग्लाइकोजन के रूप में। कितना हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोजन होता है, ग्लूकोज होता है जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है? आप कहोगे मैम 550 ग्राम होता है, 200 ग्राम जो होता है हमारे लीवर में होता है, और 350 ग्राम जो होता है हमारे मसल्स यानी मांसपेशियों में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक कैसे होते हैं? ऑप्शन ए परजीवी होते हैं। परजीवी यानी जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, क्या है? परजीवी हैं। अगर हम लोग जब तक नौकरी नहीं पाए थे तो किस पे ऊपर डिपेंड थे? हम लोग अपने माँ बाप पे डिपेंड थे। हम लोग क्या थे? परजीवी थे, ठीक है। क्या थे? परजीवी थे। और आज मैं खुद नौकरी कर रही हूँ तो क्या है? हम स्वजीवी हैं, ठीक है। यानी परजीवी नहीं है, अपना मैं खुद पैसा कमा रही हूँ और खुद जीवन यापन करने की योग्य हो चुकी हूँ, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है? स्वपोषी है, यानी स्वयं से अपना पोषण ग्रहण कर रहे हैं। ऑप्शन सी विविध पोषी हैं, यानी कई तरीके से अपना भोजन कर रहे हैं। मृतोपजीवी हैं, यानी क्या है? मृतोपजीवी हैं, मृतों के ऊपर आश्रित हैं। आप अपना आंसर करें। आप कहोगे मैम 21 का आंसर हो जाएगा सभी कवक सदैव होते हैं। क्या कह रहा है? विविध पोषी कह रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगी। आप लोग चेक करिएगा कि सभी कवक क्या होते हैं, या 1 सेकंड का ऑप्शन दो, हम ही चेक करके बता देते हैं। सभी, ये आंसर सही दिया हुआ है। क्या है? सभी कवक जो होते हैं
वो तीनों प्रकार के होते हैं, यानी विविध पोषी होते। विविध पोषी यानी वो परजीवी भी होते हैं, स्वजीवी भी, स्वपोषी भी होते हैं। वो क्या है, हर तरीके से होते हैं, यानी आपकी बुक में सही दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप करें, क्या होगा 22। वृक्षों की छालों से, आप लोग वृक्षों की छाल जानते हो, ब्राग पर उतरने वाले कवक कहलाते हैं। ऑप्शन ए कोर्टिकोल्स कहलाएंगे, ऑप्शन बी जूफिलस कहलाएंगे, ऑप्शन सी सेक्सिकोल्स कहलाएंगे, ऑप्शन डी कोप्रोफिलस कहलाएंगे। आप कहोगे मैम ये कहाँ से सब क्वेश्चन उठाकर ले आई हैं कि हम लोग को बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। आप लोग धैर्य बनाए रहो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़े से क्वेश्चन आप लोग के टफ है, लेकिन एक दो बार जब मैं रिवाइज करा दूंगी तो आपको क्वेश्चन क्या है, इजी लगने लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए एल्ब्यूगो कैंडिडा द्वारा, फ्यूजीरियन मोनिली फार्म द्वारा, ऑप्शन सी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा, ऑप्शन डी अल्टरनेरिया सोलेनाई द्वारा। आप बता दो क्या है। आप कहोगे मैम इसका आंसर सी हो जाएगा, फाइटोप्थोरा इंसेप्ट द्वारा। ठीक, इस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन काफी टफ है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग को घबराना नहीं है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते जो हवा नहीं लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु के कारण होता है, यानी जीवाणु डिजीज कौन सा है, बैक्टीरिया से फैलने वाले इनमें से कौन से रोग हैं। अगर आपको डिजीज का देखना है तो मैं हमेशा यही कहूंगी कि 5 बजे वाला आपको वीडियो क्या है फॉलो कर लेना चाहिए। उसमें जितने भी डिजीज है, फिर डिजीज से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो जीवाणु जनित रोग कौन सा है। ऑप्शन ए क्या चेचक है, ऑप्शन बी पेचिस है, ऑप्शन सी इन्फ्लुएंजा है, ऑप्शन डी हैजा है। आप बता दो क्या होगा। आप कहोगे मैम हैजा विब्रियो कॉलेरा से होता है, चेचक किससे होता है, आप बता दो। ये सारा आंसर आपको देना है। 24 का आंसर हो जाएगा, आप कहोगे मैम हैजे के बैक्टीरिया का नाम ही होता है विब्रियो कॉलेरा। क्या होता है, विब्रियो कॉलेरा। तो जो बैक्टीरिया हो गया तो जीवाणु जनित रोग क्या है, हैजा ही होगा। ठीक है, बाकी ये इन्फ्लुएंजा और चेचक क्या है, वायरस जनित रोग है। पेचिस क्या है आप बता दीजिएगा। 25 का आप आंसर कर दें। हम लोग अपने लक्ष्य के करीब है, 46 मिनट हो चुका है, 55 मिनट पे वीडियो कट कर देंगे, हो सकता है 30 तक ही पहुंच पाए। 25 का आंसर करें, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। ऑप्शन ए प्रोटोजोआ के कारण, ऑप्शन बी बैक्टीरिया के कारण, ऑप्शन सी वायरस के कारण, ऑप्शन डी नीमोटोड के कारण। आप बता दें कि मिल्क जो है खट्टा कैसे हो जाता है। आप बता दें 25 का क्या होगा। 25 का हो जाएगा कि मैम जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, दूध को खट्टा कर देता है। दूध को दही में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया का क्या नाम है, क्या आपको मालूम है। बैसिलस लैक्टोबैसिलस नामक जो बैक्टीरिया होते हैं वो दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, बैक्टीरिया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करें। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है। ऑप्शन ए जीवाणु का नाश करना, ऑप्शन बी जीवाणुओं के विकास की गति घटाना, ऑप्शन सी जीवाणुओं को निष्क्रिय करना, ऑप्शन डी जीवाणुओं के जीव द्रव्य का संकुचन करना। इसके कहने का मतलब क्या है, हाँ, ये शीतीकरण क्या है, यानी हिमीकरण हो गया, फ्रिजीकरण हो गया। हम लोग फ्रिज में कोई चीज रखते हैं तो क्या उसमें के जीवाणु को हम लोग नाश कर देते हैं कि बैक्टीरिया की गति को हम लोग रोक देते हैं। आप कहोगे मैम बैक्टीरिया की जीवाणुओं को क्या करते हैं, यानी बैक्टीरिया की गति को हम क्या करते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। क्या आपके फ्रिज में रखा हुआ सामान सड़ता नहीं है। आप कहोगे मैम सड़ता है, लेकिन एक लंबे समय के बाद सड़ता है। ठीक है, सड़ता फ्रिज में है। ठीक है, ये मत सोचेगा कि फ्रिज में सामान नहीं सड़ेगा। ठीक, हम जीवाणु को कभी नाश नहीं करते हैं रख करके, उसके क्या है मतलब उसकी गति को हम लोग रोक देते हैं। वो क्या है, उसके मतलब निष्क्रिय कर देते हैं हम लोग। ठीक है, क्या होता है, उसकी गति को यानी जीवाणुओं को निष्क्रिय कर देता है, वो इनएक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, तो 26 का क्या हो जाएगा, 26 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी जीवाणुओं को निष्क्रिय कर देना। ठीक, 27 क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। ऑप्शन ए प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी होगा प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय चिकित्सा अधिकारी होगा, ऑप्शन सी तृतीय चिकित्सा अधिकारी होगा, ऑप्शन डी चिकित्सा निरीक्षक होगा। आप बता दें कि जो पीएचसी होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, उस पे जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा कौन होगा। तो आप कहोगे मैम इसका जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा
प्रथम चिकित्सा अधिकारी ही होता है, ठीक है। और ये किसके संतुत पे आया था, तो किसके, भोर कमेटी की संतुत भी पीएचसी की स्थापना किया गया था। आप लोगों को मैं हर टेस्ट सीरीज में बताती हूँ। अब आप लोगों को भी लर्न हो चुका होगा। 28 का आंसर कर दें। धूम्रपान से किस रोग के बढ़ने की संभावना होती है। धूम्रपान यानी जो सिगरेट तंबाकू वगैरह खाते हैं उनके लिए कहा जा रहा है। ऑप्शन ए अतिसार होता है, क्या डायरिया हो जाएगा। ऑप्शन बी कैंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी फीवर हो जाएगा। ऑप्शन डी टिटनेस हो जाएगा। आप कहोगे मैम इसमें से आंसर है कैंसर होता है ऐसे लोगों को जो लोग धूम्रपान का सेवन करते हैं, ठीक है। 29 का आंसर करें। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है, क्योंकि यह क्या करता है, हमारे शरीर को बनाता है। कैसा बनाता है। ऑप्शन ए आलसी व निष्क्रिय बनाता है। ऑप्शन बी क्रियाशील व स्वस्थ बनाता है। ऑप्शन सी आलसी व स्वस्थ बनाता है। ऑप्शन डी निष्क्रिय व स्वस्थ बनाता है। तो आप कहोगे मैम व्यायाम करने से कभी भी व्यक्ति आलसी नहीं होगा। जहां जहां आलसी हो हम काट देंगे और निष्क्रिय जहां होगा हम उसे भी काट देंगे। ये होता है एलिमिनेट मेथड। क्या होगा, एलिमिनेट मेथड होगा। हम एलिमिनेट करके उत्तर को सही कर सकते हैं। तो क्रियाशील और हेल्दी बनाता है। क्या एक्सरसाइज हम इसीलिए तो करते हैं कि हम स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, हमें डॉक्टर के पास जल्दी ना जाना पड़े। वाइटेट स्पॉट किसकी कमी से होता है। आप कहोगे मैम वाइटेट स्पॉट हो गया, रतौंधी हो गया, केराटोमलेशिया हो गया, जीरोप्थैल्मिया हो गया, ये सारे क्या है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग होता है, ठीक है। किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग होता है। इसका ट्रिक क्या है मैम, कैसे आप तुरंत बता दी। तो इसका ट्रिक है रजीवी कंजकर्ण रे। जिनको देखना है इसी चैनल पे एक छोटे से वीडियो होंगे, बहुत पुराना होगा, 3-4 महीने पीछे जब आप जाएंगे उसमें आपको 1 या 2 मिनट का वीडियो मिलेगा। उसमें ट्रिक होगा, उससे आप इसको याद कर सकते हैं। क्या ट्रिक है, रजीबी कंजकर्ण रे, रतौंधी से शुरू होता है और कैरेटोमेलेसिया तक लास्ट होता है। जब भी विटामिन ए के क्रम से लगाने की बीमारी को देगा तो ये ट्रिक आपको वहां मदद करेगी। रतौंधी से शुरू होकर के मैंने क्रम लगाने के लिए ही ट्रिक बनाया था कि आपको चीजें क्रम से याद हो सके, क्योंकि अक्सर देता है एग्जाम में लगाने के लिए। आप लोग एलटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, हल्के फुल्के एग्जाम को देने नहीं जा रहे हैं, तो वहां पे क्रम पूछेगा, डिसेंडिंग आर्डर से लगाने के लिए भी देता है। तो वहां पे चीजें आप लगा लोगे कि रतौंधी से शुरू होता है और लास्ट कहाँ तक जाता है, कैरेटोमलेशिया तक क्या होता है, लास्ट हो जाता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर नामक डिजीज होता है। विटामिन B6 की कमी से क्या होता है, तो आप जानते हो विटामिन बी की कमी से क्या होता है, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। और स्किन डिजीज जो होते हैं सब विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है। कैल्शियम की कमी से हमारे दांत और हड्डियों की मजबूती कमजोर होने लगती है, ठीक है, यानी कमजोर होने लगती है। तो आप बता दो, आप कहोगे मैम यानी बिटाट स्पॉट क्या है, विटामिन ए की कमी से होगा, ठीक है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होगा मैम, पायरोडॉक्सिन होगा। ए का क्या होगा, रेटिनॉल होगा, ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग। 31st क्वेश्चन, टाइम हो चुका क्या आप लोग का, हो चुका है। चलो हम लोग 35 क्वेश्चन केवल करेंगे। एला कार्टे मेनू क्या होता है, इस शब्द पे मत जाइएगा, ठीक है। क्या होगा, एला कार्टे मेनू क्या होता है, मैंने मेनू करा रखा है, आप जा करके मेरे पुराने वीडियो को भी देखना शुरू कर दें, उसमें मैंने हर चीज को थ्योरी में बहुत अच्छे से करा रखा है। ऑप्शन ए है निश्चित मेन्यू यानी फिक्स्ड मेन्यू होता है। ऑप्शन बी चयनित मेनू। ऑप्शन सी संयुग्म मेनू। ऑप्शन डी चक्रीय मेनू यानी सर्कल मेनू। आप कहोगे मैम ये क्या होगा, चक्री मेनू कहाँ होता है, हॉस्टल हो गया और जेल हो गया, इन सारे चीजों में क्या होता है, चक्री मेनू होता है। यानी हर एक महीने का जैसे शेड्यूल बन गया, संडे को क्या होगा, संडे को पनीर बनेगी, मंडे को छोला भटूरा होगा, इस तरीके से। तो ये चीजें क्या है, घूमती रहती है घूमती रहती है, इसीलिए इसका नाम है चक्री मेनू, ठीक है, या सर्कल मेनू। चयनित मेनू क्या है, जैसे एक ये चार्ट बना हुआ है, एक तरफ डिश का नाम दिया हुआ है, एक तरफ रेट दिया हुआ है, 35 रुपए, 25 रुपए, 45 रुपए, 200 रुपए, और इधर जो भी चीजें दिया, समोसा दिया, चाट दिया, फुल्की दिया है, तो ये क्या हो गया, ये चयनित मेनू हो गया। और जो निश्चित मेनू क्या होता है, निश्चित मेनू में जैसे फिक्स्ड वाला मेनू हो गया, थाली मेनू हो गया, जैसे एक थाली आप ले रहे हो, ये 500 रुपए की है, अब इसमें जो भी
चीजें हैं, आप किसी भी चीज को क्या है अलग नहीं कर सकते हो कि मुझे रायता नहीं खाना, रायता का दाम मैं नहीं दूंगा, मुझे चावल नहीं खाना, मैं चावल का दाम नहीं दूंगा। आपको ऐसा नहीं कहना होता है। जो भी चीजें इसमें होगा आपको ले लेना है, चाहे आप खाओ या फेंक दो। उन्हें अपने पैसे से मतलब, आपको अपने थाली से मतलब। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। लेकिन मैम इसका आंसर तो दे दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एला कार्टे मेनू है, क्या है? चयनित मेनू है। क्या है? चयनित मेनू है। 32 का आंसर करें आप लोग, फटाफट आंसर कर दो। अब मैं थक चुकी हूँ, आज मैंने रेस्ट नहीं किया, स्कूल से आकर के मैं रेस्ट नहीं करी हूँ, ठीक है। अग्नाशय में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। अग्नाशय यानी पेनक्रियाज है, ठीक है। ऑप्शन ए एमाइलेज हो गया, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन हो गया, ऑप्शन सी लाइपेज हो गया, ऑप्शन डी ये सभी हो गया, यानी ऑल ऑफ दिस हो गया। आप बता दो, पहले तो आप बता दो कि ये सब किस पे वर्क करते हैं। आप कहोगे मैम जो लाइपेज होगा ये फैट पे वर्क करेगा। किस पे करेगा? फैट को पचाने के लिए वर्क करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है, और एमाइलेज जो है सीएचओ को पचाता है। और ये तीनों क्या है मैम? क्या है? इनमें से एंजाइम नहीं है, तो इनमें से कोई भी एंजाइम, यानी क्या है, ये सभी सही हैं। ये इस प्रश्न को क्या उत्तर है? डी है, यानी 32 का क्या हो जाएगा? सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। अग्नाशय रस क्या है? एंजाइम सभी है, कोई भी गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, शरीर में सेम के बीज के आकार की बैंगनी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन ए अग्नाशय ग्रंथ यानी पेनक्रियाज होगा, ऑप्शन बी यकृत ग्रंथ यानी लीवर होगा, ऑप्शन सी प्लीहा यानी स्प्लीन होगा, ऑप्शन डी पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर होगा। ऐसे ही आप लोग को इंग्लिश में नाम भी याद होना चाहिए। 33 का आंसर आप बता दें। आप कहोगे मैम 33 का आंसर हो जाएगा सी, यानी प्लीहा। इसे स्प्लीन भी कहते हैं, इसे तिल्ली भी कहते हैं, इसे स्प्लीन कहते हैं या प्लीहा कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? ब्लड बैंक इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ब्लड बैंक कहते हैं, ठीक है। तो सेम के बीज के आकार का क्या होता है? प्लीहा, स्प्लीन और तिल्ली, यानी तिल्ली। ये तीनों नाम क्या है? एक ही व्यक्ति के हैं। जैसे आपके घर का नाम कुछ और होगा, स्कूल का नाम कुछ और होगा, आपके दोस्त कुछ और बुलाते होंगे, तो ऐसे इसका भी नाम क्या है? बहुत है। 34 का आंसर करें। 2 क्वेश्चन और आप लोग बस सेकंड लास्ट चल रहे हो। पित्त रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है सोडियम ग्लाइकोलेट, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन डी ये सभी। पित्त रस यानी बाइल जूस की बात कर रहा है, ठीक है। बाइल जूस क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फिलहाल आप आंसर दे दो। 34 का क्या होगा? 34 का आंसर हो जाएगा बी, यानी सोडियम ग्लाइकोलेट। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो वीडियो, क्या वीडियो पसंद नहीं आ रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कितना स्कोर आपका सही हुआ इस 35 में से। और उधर का क्वेश्चन तो खैर आप स्कोर नहीं किए होंगे, कई चैप्टर रहा होगा। इधर आ जाओ। गला साफ करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए ग्लिसरीन का, ऑप्शन बी बोरिक लोशन का, ऑप्शन सी जैतून के तेल का, ऑप्शन डी इनमें से सभी का। आप आंसर दे दे। 35 का क्या होगा? ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है। जाते जाते आप लोग अपना स्कोर इस 35 में से कम बताते चलिएगा कितना सही हुआ है। और आपको क्या करना है, जो लोग नए बच्चे हैं उनको क्लास को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और क्या करना है आपको, जहां कहीं भी ग्रुप में जुड़े हो क्लास को शेयर कर देना है। फिलहाल इसका आप लोग आंसर सुन लो, कहोगे बकवास करने में लगी हुई हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।